नमस्कार साथियों, आज हम लोग जूनियर अकाउंटेंट के एक छोटे से पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा यानी कि मूल सिद्धांत। पिछले एलडीसी पेपर में इस जगह से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था। मैं चाहता हूं आज हम इस पर मात्र ही 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे और इस 5 मिनट की वीडियो में से संभव है कि अपने सेंट्रल डोग्मा से संबंधित पेपर में प्रश्न बन सकता है। यह टॉपिक मॉडर्न जेनेटिक्स से संबंधित है, हालांकि इसे बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी या आधुनिक आनुवंशिकी, हालांकि जूनियर अकाउंटेंट में आनुवंशिकी नहीं है, लेकिन जो अपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उस बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने सेंट्रल डोग्मा को पढ़ा जाता है। तो मैं आपको आज सेंट्रल डोग्मा यानी कि केंद्रीय सिद्धांत पर जो है चर्चा करके बता रहा हूँ साथियों। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, और यह क्लास मैं आपको बता दूं जूनियर अकाउंटेंट के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी, है ना, क्योंकि ये 5 मिनट का ही वीडियो मात्र, लेकिन प्रश्न बनने की उम्मीदें हैं इस जगह से। हमारे टॉपिक का नाम है सेंट्रल डोग्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना है, इस टॉपिक का नाम बनता है, इस यूनिट का नाम बनता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा को हम बोलते हैं केंद्रीय सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत, हम इसे केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। केंद्रीय सिद्धांत के साथ साथ इसका जो कंप्लीट नेम है वो भी मैं लिख देता हूँ कि केंद्रीय सिद्धांत है किससे संबंधित। तो मैं एक नया नाम और इसमें ऐड कर देता हूँ, क्या, प्रोटीन निर्माण का केंद्रीय सिद्धांत। देखिए साथियों, हम लोग एक नाम और इसमें ऐड कर देते हैं कि यह सिद्धांत तो है केंद्रीय सिद्धांत, लेकिन किससे संबंधित है, तो यह प्रोटीन निर्माण का केंद्रीय सिद्धांत जो है माना जाता है। अब दूसरी बात इसके साथ मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, क्या, कि इसे मूल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसे मूल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। साथियों याद रखें, एलडीसी 2018 को जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम में इस प्रश्न को मूल सिद्धांत शब्द देके ही पूछा गया था। क्या प्रश्न था, मूल सिद्धांत का प्रतिपादक बताइए, मूल सिद्धांत किसने दिया ये बताइए, है ना। तो इस तरीके से पेपर में प्रश्न अपने बन सकता है। तो देखो, नाम है सेंट्रल डोग्मा, हम इसे हिंदी में केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। प्रोटीन निर्माण से संबंधित है, इसलिए इसे प्रोटीन निर्माण का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं, और इसे मूल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो मैं आपको बता दूं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो हैं क्रिक नामक साइंटिस्ट। और क्रिक ने 1958 में इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, यानी कि 1958 में ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिक ने किया 1958 में, और हम इसे मूल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए और आरएनए के परस्पर संबंध एवं प्रोटीन निर्माण, इनका जो उद्देश्य होता है उसके साथ पारस्परिक प्रक्रिया के माध्यम से जाना जाता है। आप याद रखें कि सेंट्रल डोग्मा का शुरुआत कहाँ से होता है, डीएनए से शुरुआत होता है। यानी कि सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस को शुरू करना, इस प्रक्रिया को आरंभ करने का जो काम है वो किसका होता है, डीएनए का होता है। सबसे पहला पॉइंट ये। और डीएनए से किसका निर्माण होता है साथियों, तो याद रखें एमआरएनए का निर्माण होता है, जिसे अपने मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए अथवा दूत आरएनए के नाम से भी जानते हैं। ठीक, साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि एमआरएनए जो है उसके माध्यम से किसका निर्माण होता है, तो याद रखें कि एमआरएनए के माध्यम से अंत में किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रल डोग्मा अर्थात मूल सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो हम बताएंगे कि मूल सिद्धांत का उद्देश्य प्रोटीन निर्माण होता है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है इस जगह पर। अब अगला पॉइंट सुनिए, डीएनए से आरएनए का बनना, ये किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखें डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है साथियों ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसी ट्रांसक्रिप्शन को अपने हिंदी में बोलते हैं क्या, अनुलेखन। हम इसे अनुलेखन कहते हैं। अब हमें याद रखना है कि किसी कोशिका के केंद्रक में उपस्थित डीएनए से जब एमआरएनए का निर्माण होता है तो इस पद को किस नाम से जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन के नाम से इसे जाना जाता है। और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ये क्या कहलाता है, तो यहाँ पर भी इस शब्द को याद रखें, यह ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है ना, ट्रांसलेशन को अपने हिंदी में बोलते हैं क्या, अनुवादन। यह ट्रांसलेशन अर्थात अनुवादन कहलाता है। और अनुवादन के साथ साथ हम इसे एक नाम और देते हैं साथियों, वो नाम है स्थानांतरण। तो याद रखें, स्थानांतरण अर्थात अनुवादन या ट्रांसलेशन का परिणाम क्या है, प्रोटीन। क्लियर। और अनुवादन किसके मध्य होता है, तो एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को अपने अनुवादन कहते हैं, अर्थात एमआरएनए और प्रोटीन के मध्य पद को अनुवादन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए के बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत क्रिक ने 1958 में दिया
और इसने प्रोटीन निर्माण, कोशिका में प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से होती है उसके बारे में दुनिया को बताने का प्रयास किया। ठीक है ना। तो याद रखें, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने का ऑर्डर यानी कि आदेश कौन देता है? डीएनए। बीच में कौन आता है? आरएनए। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। तो ये इसी तरीके से इसके संबंधित जो है प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। अब एक लाइन और आप समझने का प्रयास करें। डीएनए से आरएनए का बनना, यह ट्रांसक्रिप्शन है, और इस ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेने वाला जो एंजाइम होता है, इस ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेने वाला जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम को अपने बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ अपने एक बात और समझ लें कि एंजाइम का जो नामकरण होता है ये अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ के नियमों के अंतर्गत होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ का नियम जो है वो ये कहता है कि जब भी किसी एंजाइम का नाम आप रखें तो याद रखना है कि एंजाइम के नामकरण में जिस काम को कोई एंजाइम करता है उस काम का नाम लिखकर और पीछे एज सफिक्स, एज अनुलग्न, एज प्रत्यय का प्रयोग करना है। जैसे कि प्रक्रिया का नाम है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन करने वाला एंजाइम, तो पीछे एज लगाना है और नाम क्या पड़ा? ट्रांसक्रिप्टेज। ये रूल है एंजाइम के नामकरण का। यही कारण है कि हम अधिकांश एंजाइमों के पीछे एज शब्द पढ़ा करते हैं। लैक्टेज, लाइपेज, है ना, और सेलुलेज, माल्टेज, सुक्रेज, उम्मीद है आपने ऐसे नाम सुने होंगे। तो जैसे ट्रांसक्रिप्टेज, है ना। तो ये एज शब्द इसीलिए बनता है क्योंकि ये नामकरण का रूल है, एंजाइम के नामकरण का रूल है, अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ का रूल है ये। ठीक है ना। तो एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज। एक वर्ड आप और याद रखें, कई बार क्या होता है डीएनए से ही पुनः डीएनए का निर्माण हो जाता है, अर्थात डीएनए अपने ही समान डीएनए की प्रतिकृति अर्थात एक रचना बना लेता है जो सेम टू सेम डीएनए की फोटोकॉपी होती है। इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन। तो ये भी याद रखें दोस्तों, इसे रेप्लिकेशन, हिंदी में इसे प्रतिकृतिकरण के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे हम प्रतिकृतिकरण बोलते हैं, इंग्लिश में इसे अपने रेप्लिकेशन बोलते हैं। अगर कोई पूछे यदि डीएनए अपने ही समान दूसरे डीएनए बना ले, अर्थात डीएनए अपनी प्रतिकृति कर ले, रचना अपनी ही रचना बना ले, तो मैं क्या बोलूँगा कि उस पद को रेप्लिकेशन अर्थात प्रतिकृतिकरण के नाम से जाना जाता है। डीएनए जब एमआरएनए बनाता है तो ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कहलाता है। इसमें ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेता है। दुनिया में जितने भी प्रकार के जीव हैं सभी जीवों में यही प्रक्रिया चलती है कि डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन कुछ रेट्रोवायरस इस प्रकार के वायरस होते हैं जिनमें डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से पुनः डीएनए बनता है। कहने का मतलब जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे अपने ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जबकि जब आरएनए से वापस डीएनए बने तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि रिवर्स है ये, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनेगा। तो इस तरीके से भी हम इसको बड़ा कॉमन बिहेवियर में भी इसे अपने समझ सकते हैं। अब एक लाइन में आपको और थोड़ा बता दूं कि जब भी प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया आपके सामने आए, आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन निर्माण जो है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो आप याद रखें प्रोटीन निर्माण का काम कौन करता है? राइबोसोम। इसे राइबोसोम को अपने प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और राइबोसोम किससे निर्मित होता है? आरएनए से निर्मित होता है। अगर कोई पूछे अपने से कि राइबोसोम किससे बनता है तो हम बताएंगे राइबोसोम आरएनए से बनता है। अब मैं पूछूं कि प्रोटीन निर्माण का काम कौन करता है तो हम क्या बताएंगे? राइबोसोम। और राइबोसोम किससे बना हुआ है? आरएनए से। इसका मतलब आरएनए भी क्या करता है? प्रोटीन ही बनाता है। क्यों? क्योंकि आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो डायरेक्टली राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है और इनडायरेक्टली आरएनए भी तो प्रोटीन ही बना रहा है। राइबोसोम किस पर पाए जाते हैं? RER पर। आपने नाम सुना होगा, खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ER होती है खुरदरी, उसके खुरदरी होने का कारण होता है कि उसके ऊपर ग्रेन्यूल्स के रूप में, कणों के रूप में राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका मतलब RER जो है, क्योंकि उस पर राइबोसोम है, इसलिए यह भी किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का। कहने का मतलब प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम, आरएनए और RER तीनों ही जिम्मेदार होते हैं। साथियों, यह प्रश्न भी आप LDC 2013 एग्जाम में एज इट इज देख पाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब एक बात और याद रखें, राइबोसोम, आरएनए और RER तीनों का कार्य समान है। ध्यान दे देखिए, तीनों का कार्य क्या है? समान है। जब कार्य में इस कदर समानता देखी जाए तो इस प्रकार के अंगों को अपने साथियों बोलते हैं समवर्ती अंग। इस प्रकार के अंगों को क्या बोलते हैं? समवर्ती अंग। तो अगर आपको पूछे कि राइबोसोम का समवर्ती कौन है तो हम बताएंगे राइबोसोम का समवर्ती जो है वो है आरएनए।
राइबोसोम का समवर्ती जो है वो है RER। अगर इस प्रश्न की मैं बात करूं आपको तो यह सेकंड ग्रेड 2017 साइंस मेजर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। उम्मीद है दोस्तों आपको जो मैंने आज एक छोटी सी है ना एक छोटे से टॉपिक की जानकारी दी, एक बहुत ही कॉमन सामान्य सी जानकारी दी, उम्मीद है आपको ये जानकारी सबको पसंद आई होगी। अगर इससे संबंधित आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, मैं आपके कमेंट का जो है सुचारू और सही तरीके से जवाब देने का कार्य करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।